हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। ऑलरेडी हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सिर्फ हमारे इसके बाद 3 एग्जाम्स बचेंगे जो हमें कंप्लीट करने हैं। मैक्सिमम 1 to 2 डेज में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी कंप्लीट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की जो PYQ सीरीज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मैराथन करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम मैराथन करेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स का, और फिर हम PYQ सीरीज बाकी जो यूनिट्स हैं उसकी कंप्लीट करेंगे। ओके, सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे और सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनके साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। 100 तक हमने कर लिए थे, आज हम 5th लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। ऑलरेडी इसका मतलब हम 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है और बीच में जो क्वेश्चन की शायद सीरीज में चेंज हुआ था, बाकी क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ प्लेयर टॉस 2 फेयर कॉइन्स. He win ₹5 if 2 heads occur, ₹2 if 1 head occur, and ₹1 if no head occurs. What is the expected gain? अब सबसे पहले अगर हम देखें तो 2 फेयर क्वाइन टॉस किए गए हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे सामने क्या क्या होंगे? हमारे सामने एक आउटकम होगा कि या तो हमारा हेड हेड आ जाए, दूसरा आउटकम हो सकता है कि हमारा हेड टेल आ जाए, या फिर टेल हेड आ जाए, या फिर टेल और टेल आ जाए। ये हमारे आउटकम्स होंगे। अब हमें ये पता है कि अगर हमारे 2 हेड आते हैं, मतलब अगर हेड हेड की सिचुएशन आती है तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? ₹5। उसके बाद अगर हमारे 1 हेड की सिचुएशन है, 1 हेड की सिचुएशन में या तो हेड टेल आ सकता है या फिर टेल हेड आ सकता है, तो हमें कितने रुपीस मिलेंगे? हमें मिलेंगे 2। और अगर इफ नो हेड अकर, नो हेड अकर का मतलब टेल टेल आएगा, तो इसका मतलब हमें कितने रुपीस मिलेंगे? 1। ये 3 हमारी जो है विनिंग आउटकम्स होंगे कि अगर हम जीते हैं तो इस हिसाब से हमें मिलेगा। अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। हर एक प्रोबेबिलिटी की आउटकम क्या है? 1/4। पहला क्वाइन टॉस किया या तो हेड टेल आया, दूसरा क्वाइन टॉस किया तो हेड टेल आया, तो टोटल कितने हो गए? 4। हर एक आउटकम की कितनी है? 1/4। ये हमारी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को असाइन करेंगे हर एक उसकी, और फिर हम उसका एक्सपेक्टेड गेन जो है कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, और हमें आउटकम कितना मिलेगा? ₹5 प्लस। उसके बाद 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वही 1 हेड आने की, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। टोटल कितना हो गया? 2/4। 2/4 का मतलब 1/2, तो 1/2। और हमें अगर ये आया तो कितने रुपए मिलेंगे? ₹2 मिलेंगे प्लस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, और इसके हमें कितने रुपीस मिलेंगे? 1। तो कैलकुलेट करते हैं, 5/4 प्लस 2/2 प्लस 1/4। क्या आंसर आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया मान लो, तो ये आ गया 1। तो 5/4 प्लस 1 प्लस 1/4। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4। 5 प्लस 4 प्लस 1, 10/4। और 10/4 का मतलब क्या है? 2 5 से 10, 2 2 जा 4, 2.5। 2.5 हमारा, हम जीतेंगे ₹2.5। ऑप्शन डी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। A card is thrown from a well shuffled pack of playing cards. कार्ड्स खेलते हैं तो उन कार्ड्स में से हमें ये कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ डायमंड और अ किंग। या तो डायमंड हो या फिर क्या हो? किंग हो। तो अगर आपने कल या परसों शायद मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में और आ जाए, यूनियन आ जाए, या फिर बोल दिया जाए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम इसका मतलब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ए यूनियन बी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए एंड, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर इंटरसेक्शन, यहाँ पे मतलब प्लस, यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम कॉमन निकाल रहे हैं।
और इसका मतलब हम दोनों प्रोबेबिलिटीज का क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, और मतलब अगर हमें डायमंड की भी निकालनी है और किंग की भी निकालनी है और फिर उन्हें क्या करना है, ऐड करना है, मतलब हमें ए यूनियन बी निकालना है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, और नॉर्मली अगर आप करना चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप यही फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर आएगा। नॉर्मल कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन निकल ही जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं। टोटल कार्ड हमारे होते हैं कितने, 52 कार्ड्स। ओके, डायमंड कितने होते हैं उसमें से, डायमंड ऐसे वाली शेप होती है, डायमंड कितने होते हैं, 13 कार्ड्स। किंग हमारे कितने होते हैं, 4। और हमें क्या निकालना है, दैट इट इज अ डायमंड और अ किंग। वो डायमंड भी हो और किंग भी हो, तो ऐसा सिर्फ क्या होता है, एक ही कार्ड होता है। एक ही कार्ड ऐसा होता है जो बोथ डायमंड भी हो और किंग भी हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड हमें पता चल गई, ये निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड हमें कितनी पता चल गई, 13/52। 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हमें पता चल गई, वो क्या है हमारी, 4/52। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, बोथ का साइन है, मतलब डायमंड इंटरसेक्शन किंग कितना आ गया, 1/52। तो हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड और किंग क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड एंड किंग, दोनों का इंटरसेक्शन है उसे माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कितना है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड हमारी है 13/52 टोटल डायमंड के। किंग के कितने हैं, 4/52 माइनस कॉमन क्या है कि वो डायमंड भी और किंग भी हो, 1/52। तो 13 प्लस 4 17, 17 माइनस 1 16, 16/52 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, यस ऑप्शन बी। देखो जो भी क्वेश्चन करे ना, वो आप क्वेश्चन पहले पोज करके खुद आंसर करने की कोशिश करना, और उसके बाद ही आप एक्सप्लेनेशन सुनो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले पोज करो, खुद सोचो उसका आंसर, चाहे आपको उसके बारे में कुछ पता हो या नहीं पता हो, लेकिन हम फिर भी हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है, हमने पहले भी अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में चीजें पढ़ रखी हैं, तो इतना भी हमारे सामने ऐसी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं आएगी, हमारे सिलेबस में से ही आ रही है। तो पहले सोचो, गलत सोचो सही सोचो, लेकिन सोचो और फिर आंसर देखो, तब आपको फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में वो चीजें जल्दी रिकॉल आ जाएंगी। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ सुन के ही चले जाते हैं तो नहीं होगा उससे कुछ, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी खुद को। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, in simultaneous equation model OLS can be applied directly। OLS directly applied हो सकता है कब, जब वो एक रिकर्सिव मॉडल हो, जब ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हो, रैंक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हो, या बोथ ऑर्डर या रैंक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हो। हमें पता है ऑर्डर कंडीशन हमारी नेसेसरी कंडीशन है, हमने पहले भी पढ़ा है, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, बट ये इनफ नहीं है टू जस्टिफाई दैट वी कैन यूज OLS, कि हम भाई अगर ये सेटिस्फाई होगी तो हाँ जस्टिफिकेशन मिल गई कि अब तो हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर यूज कर सकते हैं। नहीं, रैंक कंडीशन में हमें पता है ये भी एक आइडेंटिफिकेशन कंडीशन है, जरूरी है, लेकिन हमें ये गारंटी नहीं करता कि आप डायरेक्टली OLS को क्या कर लो, यूज कर लो। बोथ रैंक कंडीशन ऑर्डर कंडीशन हमें पता है कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड तो है, ये हमारी जरूरत तो है, लेकिन ये डायरेक्टली हमें ये नहीं कहता कि हम OLS को यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ये नेसेसरी है जब हम मेथड 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर यूज करें, तो ये नेसेसरी है कि ऑर्डर रैंक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन OLS के लिए ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन ये हमें ये अलाउ नहीं करेगा कि आप डायरेक्टली ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर लो। अब तो हमारे लिए सही आंसर क्या होगा कि हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जब ये क्या हो, एक रिकर्सिव मॉडल हो, रिकर्सिव मॉडल हो, या फिर इसे हम कहते हैं कॉजल चेन, हमें ये दिखा रहा हो। ठीक है, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का ही एक टाइप है, और इसमें जो इक्वेशंस अरेंज की जाती है इस तरीके से अरेंज की जाती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक इक्वेशन का अपीयर करे ओनली एज ए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है,
आपको एज ए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो शो करता है, मींस कोई फीडबैक लूप नहीं है यहाँ पे, नो फीडबैक लूप, देयर इज नो फीडबैक लूप मींस ये, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है वो हमारा एक यूनिडायरेक्शनल स्ट्रक्चर बताता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रक्चर को है जो ये शो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे OLS को सेफली अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन बाय इक्वेशन, हर एक इक्वेशन के साथ। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का शायद करवाया था। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं वो सारे पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पहले बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर हम इसके आंसर देखेंगे कि क्या ये सही है, जो हमारे जो भी आपको फीचर्स दे रखे हैं इसके क्या वो सही है। तो सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1837 में आया था। यहाँ पे नंबर ऑफ अकरेंस जो है किसी पर्टिकुलर इवेंट की एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में हो उसके बारे में बताता है। अब लेकिन ये जो आपको बता रहा है या फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम यूज करते हैं इनफ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स के लिए। वो इवेंट्स फ्रीक्वेंटली अकर नहीं होते, बार बार अकर नहीं होते, जो कभी कभी अकर होते हैं, इनफ्रीक्वेंटली। एक सेकेंड रुकना, राइटिंग पता नहीं कभी कभी कैसे हो जाती है। इनफ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स के लिए, अब कहोगे इसका क्या मतलब है, तो इनफ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स का अगर हम एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या हो सकता है, नंबर ऑफ वर्कर्स एब्सेंट। अब ऐसा तो नहीं है हर रोज ये सिचुएशन होती है। हाँ, प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी फ्रीक्वेंटली अकर है कि रोज वर्कर्स आ रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन अब्सेंट की जो आपकी सिचुएशन है वो तो कभी कभी अकर होगी। तो उसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। मींस इट इज यूज्ड फॉर इनफ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, वॉल्यूम के, एरिया के एक्सेट्रा, इन सबके रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, और ये यूज किया जाता है एज एन अप्रॉक्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें मीन किसके बराबर होता है, वेरियांस के बराबर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब एक हम इसमें यूलर्स इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m की पावर r e की पावर माइनस m, e यूलर्स कांस्टेंट होता है, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर हम e की वैल्यू देखें, e की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ चुका, लेकिन ये जो e की वैल्यू है वो पूछ ली जाती है कि यूलर्स कांस्टेंट कितना होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो है 2.7183। कोई भी बात आपको ऐसे ही नहीं बताई जाएगी इररेलेवेंसी के लिए। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें बताती हूँ। m का मतलब क्या है, m का मतलब है मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सारी चीजें गिवन होंगी। एक u की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो कि क्या है 2.7183 है। मीन्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, NP, और अगर आपका n इंफिनिटी है, p 0 है, तो NP की वैल्यू क्या होगी, 0, दैट इज फाइनाइट, आपकी इसकी जो होगी वैल्यू होगी। अब ये मैंने क्यों बताया है, तो सबसे पहले अगर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में हैपन और इट मे बी वेरी स्मॉल, जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, लाइक इवन इट इज लेस देन 0.01 से भी कम अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, और नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके लार्ज हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इवन लेस देन 0.01 है, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये समझ में आ गया होगा इतना तो, क्योंकि मुझे आगे ना इसके फीचर्स बताने वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो याद रखना।
जैसे कल हमने ओड नंबर के किए थे ना, ओड नंबर की वैल्यू क्या है 0 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ऐसे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का μ1 μ2 μ3 ये सब देखा जाता है। μ1 μ2 μ3 का मतलब क्या है, मीन, वेरियांस, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, कितनी कितनी उसकी वैल्यू होती है वो आती है क्वेश्चन में, जैसे आपने यहाँ पे भी देख ही रहे होंगे, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम कहें μ1 मतलब मीन किसके बराबर होता है, m के बराबर, μ2 किसके बराबर होता है, m के बराबर, μ3 मतलब स्क्यूनेस की क्या वैल्यू आती है, m आती है, μ4 मतलब कोटोसिस, एक सेकेंड, यस कोटोसिस, उसकी वैल्यू क्या आती है m प्लस 3m स्क्वेयर, ये वैल्यू ध्यान रखना। n टेंड्स टू इंफिनिटी, p सक्सेस प्रोबेबिलिटी वेरी स्मॉल, तब हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनडेफिनेटली लार्ज, जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो इनडेफिनेटली लार्ज हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पी द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल इज इनडेफिनेटली लार्ज, नहीं, इट्स वेरी स्मॉल, दैट इज इट इज 0.01, इवन लेस देन दिस, तो ये तो गलत है। एन पी इज इक्वल टू एम विच इज फाइनाइट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना n की वैल्यू इंफिनिटी और p की वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनडेफिनेटली लार्ज, दैट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज नियरली 0 और लेस देन 0.01, तो np क्या है, np हमारा क्या आ जाएगा 0, मींस इट इज फाइनाइट लिमिटेड, तो np इज इक्वल टू m विच इज फाइनाइट। μ3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, μ3 की वैल्यू बराबर होती है m के, तो ये तो गलत है। μ4 की वैल्यू m प्लस 3m स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए, सी और ई, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ जाए तो। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, which of the following are correct conclusions without error in case of testing of hypothesis, जब हम hypothesis टेस्ट करते हैं तो कौन कौन से ऐसे conclusions हैं जो विदाउट एरर हमारे क्या होंगे, सही होंगे। तो चीजें समझ लो, सबसे पहले अगर हम एच नोट या जीरो को कहें तो वो हमारी क्या होती है, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। मैं ऑप्शन पढ़ने से पहले ना क्वेश्चन पढ़ के हमें जो खुद को पता है ना वो हमें रिकॉल कर लेना चाहिए, और उसके बाद जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ये सारे ऑप्शंस पढ़ लेती ना तो कंफ्यूज हो सकती थी, ऑब्वियस सी बात है, हम कोई भगवान तो है नहीं कि सब कुछ हमें हमारे दिमाग में छपा ही रहेगा। हमें पहले वो याद करना है क्वेश्चन पढ़ के जो हमें पता है। जैसे आपको रफ शीट मिलेंगी, रफ शीट में जो भी क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन तो ऐसे आते भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे आते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने तो जब एग्जाम दिया था तो क्या किया था, जो भी क्वेश्चंस मुझे लग रहा था ना ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैंने वो क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लिए और उनको मार्क कर लिया फॉर रिव्यू, और फिर मैंने उन क्वेश्चंस के बारे में खुद लिखा कि मुझे इसके बारे में ये पता है, और फिर मैंने ऑप्शन चेक किए। ऐसे आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर आप ऑप्शन पढ़ने लगे तो कंफ्यूजन हो जाती है, मेरे को तो हो जाती है, बाकी सबका अपना अपना तरीका है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, यस। सबसे पहले एच नोट क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, और H1 को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर समझोगे तो, लेकिन अगर आपने ये पढ़ने लगे ना, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, एक्सेप्ट H नोट व्हेन इट इज ट्रू, एक्सेप्ट H नोट व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो कंफ्यूजन मेरे को तो हो जाती है। सबसे पहले करेक्ट कंक्लूजन सिर्फ कब होते हैं, सबसे पहली चीज करेक्ट कंक्लूजन होगा, मान लो आपने एक्सेप्ट किया है H नोट को, आप इसे कब एक्सेप्ट करोगे, व्हेन इट इज ट्रू, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा रिजेक्ट H नोट मतलब रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, आप नल हाइपोथेसिस को कब रिजेक्ट करोगे, व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू, है ना, जब आपकी अल्टरनेट ट्रू होगी तो आप नल को रिजेक्ट कर दोगे, ये तो आपकी सही है। तो कोई भी कंक्लूजन जो रिजेक्ट करता है H नोट को व्हेन इट इज ट्रू और एक्सेप्ट करता है H नोट को व्हेन H1 इज ट्रू, वो गड़बड़ है, वो अपोजिट है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हम H नोट को जब एक्सेप्ट करें व्हेन इट इज ट्रू। ओके, तो सबसे पहले देखो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे क्या जब वो सही होगी, नहीं ना, तब तो हम एक्सेप्ट करेंगे।
एक्सेप्ट एच नोट व्हेन इट इज ट्रू, बिल्कुल हम एच नोट को, नल हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट करेंगे, जब वो सही होगी। ऑप्शन बी हमारा सही है। एक्सेप्ट एच नोट व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर आप एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हो जबकि अल्टरनेट सही है, तो आप अल्टरनेट को एक्सेप्ट करोगे, नल को क्यों एक्सेप्ट करोगे? गलत। रिजेक्ट एच नोट व्हेन एच वन इज ट्रू, बिल्कुल सही है। आप एच नोट को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि आपकी अल्टरनेट सही है, तो आप अल्टरनेट को जाके एक्सेप्ट करोगे, बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्ट एच नोट व्हेन एच वन इज फॉल्स, एच वन इज फॉल्स, हाँ वैसे फॉल्स आता नहीं है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट ही आता है, तो ई भी हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन बी, डी और ई, ऑप्शन बी हमारे क्या है, सही है। एच नोट को आपने एक्सेप्ट किया क्योंकि एच वन फॉल्स है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे और एच नोट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बी डी सही है। बस आपको ये दो चीजें लिखनी थी और आपको ये पता होना चाहिए एच नोट मतलब नल हाइपोथेसिस, एच वन मतलब अल्टरनेट। अगर आप एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो सही होगा, और एच नोट को रिजेक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि अल्टरनेट सही होगा। सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Which of the following are correct OLS estimation in presence of heteroscedasticity? हर एक केस में हम दे चुके हैं, ऑटो कोरिलेशन का केस आया था कल, वो भी हमने देखा था हम कब एक्सेप्ट करते हैं। ये हम तब एक्सेप्ट करते हैं जब हमारे एस्टिमेट कोफिशिएंट्स क्या हों, लीनियर हो, अनबाइस्ड हो, कंसिस्टेंट हो, बाइस्ड नहीं हो, अनबाइस्ड हो। इनएफिशिएंट होते हैं हमारे, तो ये भी हमारा गलत है। तो लीनियर हो, अनबाइस्ड हो, कंसिस्टेंट हो। लास्ट की क्लास देखोगे तो मैंने उसमें समझा रखा है, ए बी डी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। Which of the following satisfy the assumption of classical linear regression model? कल ही मैंने इसकी सारी assumptions आपको करवाई थी, लिखवाई थी, अगर आपको याद हो तो एक बार हम इनको रिवाइज करेंगे और फिर वापस से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले, मतलब मैं ज्यादा बड़ा नहीं लिख रही हूँ, छोटा छोटा समझाने के लिए ही लिख रही हूँ। सबसे पहले क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेशन लीनियर इन पैरामीटर, रिग्रेशन लीनियर किस में होने चाहिए, पैरामीटर में। दूसरा, एक्स वैल्यूज क्या होंगी, एक्स वैल्यूज आर फिक्स्ड इन अ रिपीटेड सैम्पलिंग, एक्स वैल्यूज जो होंगी फिक्स्ड होंगी रिपीटेड सैम्पलिंग में। थर्ड, जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस, म्यू वन किसके बराबर, जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस होगी। फोर्थ, आपका होमोस्टैटिसिटी वेरिएंस, होमोस्टैटिसिटी जो वेरिएंस होगा मतलब म्यू आई एक्स आई सिग्मा स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक कांस्टेंट वेरिएंस होगा, कांस्टेंट वेरिएंस होगा। फिफ्थ, कोवेरिएंस बिटवीन म्यू आई एक्स आई, वो क्या होगा, जीरो होगा। सिक्स्थ, नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। सेवंथ, नो ऑटो कोरिलेशन, ना परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी ना ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, मतलब कोवेरिएंस इज इक्वल टू जीरो। एट्थ, नो स्पेसिफिकेशन बाइसनेस, मींस नो स्पेसिफिकेशन बाइसनेस, एक तो ये और एक ये, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है, ये नो है, एग्जैक्टली याद रखना और ये आंसर अब सही कर लेना, ठीक है। क्या आंसर होगा, ए सही है, जीरो वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस म्यू आई, ये रहा थर्ड सही है। दूसरा, द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड एरर टर्म आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट, गलत। होमोस्टैटिसिटी आर कांस्टेंट, बिल्कुल होमोस्टैटिसिटी क्या होंगी हमारी, वेरिएंस, कांस्टेंट वेरिएंस। नो ऑटो कोरिलेशन, बिल्कुल सही बात है। देयर इज मोर देन वन एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप, नहीं, मोर देन वन एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होते, ये डिस्क्राइब करता है परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, सॉरी नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, ओके। सो ऑप्शन ई भी हमारा क्या है, गलत। तो आंसर क्या है, ए सी ओ डी, ए सी ओ डी, ऑप्शन सी हमारे सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 108 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। नाउ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर, करवा चुकी हूँ। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ये मैं आज आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं देखूं ए यूनियन बी की,
तो ए यूनियन बी, अभी हमने देखा है जब डायमंड और किंग वाला क्वेश्चन किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया और उसका फिर वापस ट्रांसपोज कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हमें पता है ये हमने किया है। और उसके अलावा देखो मैं ना इसको पहले एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। अच्छा, कुछ हमारे लॉ हैं, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन लॉ, आइडेंटिटी लॉ, प्रॉपर्टीज हैं हमारी सेट ऑफ यूनियन सेट की। पहले मैं आपको वो प्रॉपर्टीज करवाती हूँ और फिर आप ये आंसर करोगे। यस, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्यूमुटेटिव लॉ। जितना हो सके यहीं की यहीं कर जाया करो, आगे के लिए छोड़ना ही नहीं है। क्यूमुटेटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लो, एक दो चीजें मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगी, फिर आप समझ ही जाओगे कि बाकी क्वेश्चंस कैसे करने। जैसे मान लो मैंने ए को क्या लिया है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में मैंने माना कि ए और बी है, और बी में मैंने मान लिया कि ये सेट हमें दे रखा है बी सी और डी का। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी, और फिर मैं निकालूंगी बी यूनियन ए और देखूंगी कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए बी और बी बी, तो ए बी, बी हमने यहाँ ले लिया तो क्या बचा, सी और डी। अब मैं क्या निकालूंगी, बी यूनियन ए, तो बी में क्या है, बी सी डी, और क्या आ गए, ए और बी। तो क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स तो सारे सेम है ना, ए बी सी डी, तो ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी यूनियन ए के बराबर है। नाउ सेकंड अगर हम लॉ देखें तो सेकंड लॉ हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। सेकंड लॉ हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर हो सकता है, ए को बाहर रखा, यूनियन का साइन लगाया, बी को अंदर ले गए, बी यूनियन सी के बराबर होगा। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन ए भी हमारा क्या है, सही है। अब नेक्स्ट देखें, ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी। देखो अगर मैं एसोसिएटिव लॉ का एग्जांपल लूं, इसको भी मैं चलो एग्जांपल से समझा देती हूँ, एक दो चीजें एग्जांपल से समझा देती हूँ फिर समझ जाएंगे। नाउ हमें क्या दिखाना है, हमें मान ले वो एग्जांपल लेते हैं। ए हमने क्या माना, ए हमें सेट दे रखा है ए रेशो बी, और बी हमें जो सेट दे रखा है वो दे रखा है बी सी और डी, और सी हमें एक सेट दे रखा है ए सी और ई, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन समझने पे ध्यान दो। पहला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा क्या है, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट, ए बी सी और डी, ये हमने निकाला। अब क्या करना है, यूनियन किसके साथ, सी के साथ, और सी क्या है हमारा, ए सी और ई। अब इन दोनों का आंसर निकालो, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए बी सी डी। अब ए और सी आ चुके हैं इसमें ऑलरेडी, तो अब क्या बचा, ई, तो ये हमारा क्या है, ए बी सी डी ई निकल गया हमारा। अब अगर मैं निकालू ए यूनियन, यही इस चीज को ए यूनियन बाहर रखा, बी यूनियन सी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे। ए हमारे एलिमेंट क्या है, ए और बी, फिर हमने क्या लगाया, यूनियन का साइन लगाया, फिर बी यूनियन सी लिया, मतलब बी और सी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट क्या है, बी सी डी, और ए सी ऑलरेडी आ गया तो ई, दोनों का यूनियन किया तो क्या आ गया, ए बी, बी ऑलरेडी आ चुका, सी डी और ई। अच्छा ये दोबारा ले लिया, ए बी सी डी ई, सही है, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव, एक सेकेंड,
ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। सही है। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, सेकंड क्या स्पेस है, स्पेस है यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं। फिर क्या हमारा अगला लॉ, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ कहता है द यूनियन ऑफ एन एम्प्टी सेट। अगर हमने ए यूनियन किसी भी एम्प्टी सेट के साथ किया उसका यूनियन, तो आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है। इंडेम्पोर्टेंट लॉ, ये मैंने कल भी करवाए थे, याद हो तो। इंडेम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है, नाम नहीं बताया था शायद ना, क्वेश्चन आया था क्योंकि ऐसा। इंडेम्पोर्टेंट लॉ वो क्या कहता है, वो कहता है आपका कि अगर मैंने ए को यूनियन किया ए के साथ तो ए ही आएगा, टू ए नहीं आएगा। ध्यान रखना ये बात, ये मैंने कल भी बताई थी। याद आ गया। डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ क्या कहता है, डोमिनेशन लॉ कहता है कि अगर आपने ए का यूनियन किया यूनिवर्सल सेट के साथ, एक यूनिवर्सल सेट है पूरा, उसका आपने ए के साथ यूनियन किया तो पूरा यूनिवर्सल ही आ जाएगा कंप्लीट, क्योंकि यूनिवर्सल में ए भी होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या कहता है, जैसे मान लो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, किसके बराबर होगा। सबसे पहले ए यूनियन को करेंगे बी के साथ, ए यूनियन बी किया, बीच में क्या आ गया, इंटरसेक्शन, और फिर किया ए यूनियन सी। ठीक है। इस इंटरसेक्शन को बीच में ले आए और दोनों साइड यूनियन लगा दिया। या फिर क्या हो सकता है, ए अब एक और, ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, तो मैं लिखी ऐसे देती हूँ कि बाद में खुद कोई कंफ्यूजन हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे कि ए का इंटरसेक्शन सबसे पहले बी के साथ, फिर वही ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ, और बीच में कौन सा साइन, यूनियन का साइन। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। एक होता है आपका डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक सेकेंड, एक होता है आपका डबल कॉम्प्लीमेंट लो। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या लेता है, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए के। जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वही वो ट्रांसपोज कह रही हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए के बराबर। ये की इसे क्या कहते हैं आपका डबल कॉम्प्लीमेंट लो। डी मॉर्गन लो आपका क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है उसका यूनियन कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। या फिर आपको दे दिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट किया, बी का कॉम्प्लीमेंट किया, यूनियन की जगह क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है। ये डायरेक्टली आ जाते हैं, इनको मत भूलना। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ और बता देती हूँ। एब्जॉर्प्शन लॉ आपका कहता है अगर मैंने किया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो आंसर सिर्फ ए आएगा। ठीक है। या फिर मैंने ए इंटरसेक्शन किया ए यूनियन बी के साथ, तो भी क्या आएगा, ए आएगा। ध्यान रखना ये। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप करोगे, सारे मैंने लॉ आपको बता दिए हैं और इसका आंसर बताओगे। ठीक है। कोई डाउट होता है तो वो बताओगे। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। yes, in a multiple regression model a hypothesis such that h naught beta 2 is equal to beta 3 is equal to 0 can be tested by using, ये कैसे यूज कर सकते हैं हम, ये किस टेस्ट से यूज होगा, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट या फिर एफ टेस्ट। तो इसके लिए क्या होता है, एफ टेस्ट यूज किया जाता है इस हाइपोथेसिस मॉडल को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये कंपेयर करता है वेरिएंस ऑफ टू सैंपल्स या फिर रेशियो ऑफ वेरिएंस बिटवीन द मल्टीपल सैंपल्स, उनको चेक करने के लिए। ठीक है। किस टेस्ट का यूज करते हैं हम, एफ टेस्ट का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचअप का क्वेश्चन है, डिटेक्टिंग सीरियल कोरिलेशन, डिटेक्टिंग ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी, डिटेक्टिंग ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी टेस्ट या टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। देखो सबसे पहले सीरियल कोरिलेशन के लिए हम लगाते हैं रन टेस्ट, हेटेरोसिडास्टिसिटी के लिए लगता है गोल्डफेंड क्वांट टेस्ट, मल्टीकोलिनियरिटी के लिए लगता है कंडीशन इंडेक्स फोर्थ,
और स्पेसिफिकेशन एरर के लिए लगता है रामसे टेस्ट या फिर रीसेट टेस्ट, जिसे हम कहते हैं 2143। 2 सही करा है मैंने, ऑप्शन 3 4132 कैसे है? डिटेक्शन के लिए हमारा रन टेस्ट होता है सेकंड, ठीक है। हेटेरोजास्टिसिटी के लिए होता है गोल्डफ्लैंड टेस्ट। कुछ तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मल्टीकोलोनियलिटी के लिए कंडीशन टेस्ट और स्पेसिफिकेशन के लिए रामसे या फिर रीसेट टेस्ट। ऑप्शन में शायद कुछ गड़बड़ हो गई। 2143 ये आपका सही आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब है क्वेश्चन नंबर आपका 11। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स के बारे में बताया गया है और वो हम समझेंगे। तीन एग्जाम हैं और तीनों कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले there are 3 basic probability exam. If S is a sample space and E is an event, then the probability exams can be written. कैसे लिखी जा सकती है? सबसे पहली 3 probability हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले होती है नॉन नेगेटिविटी की। नॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगा, मतलब लेस देन 0 नहीं होना चाहिए फॉर एनी इवेंट। तो स्टेटमेंट इसके हिसाब से ग्रेटर देन लेस देन, तो नॉन नेगेटिव है। ए ऑप्शन सही है, डी गलत है, तो डी इसमें हटा दो। दूसरी प्रोबेबिलिटी है, दूसरे एग्जाम है आपका नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन की वो क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा? 1 के, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी आपके नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम है। तीसरी जो है आपकी वो है आपकी काउंटेबल एडिटिविटी। काउंटेबल एडिटिविटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, मतलब A1, A2, A3 ये सारे डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इन्फिनिटी और I 1 के बराबर, हमने सैंपल स्पेस लिया है। A I इज इक्वल टू समीशन ऑफ इन सबका I 1 के बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, इन सबका समीशन है मतलब, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन सी आपका सही होगा, है ना। डी गलत है और ई भी आपका गलत है। इस साइड सैंपल स्पेस नहीं आएगा, इस साइड आपकी ए आएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यस, ये क्वेश्चन आपको करना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। क्वेश्चन को चलो सॉल्व कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है मर्चेंट फाइल ऑफ 20 अकाउंट्स कंटेन 6 डेलिक्वेंट एंड 14 नॉन डेलिक्वेंट। एन ऑडिटर रैंडमली सेलेक्ट 5 ऑफ दोज अकाउंट्स फॉर एग्जामिनेशन। उसने 5 रैंडमली कोई सेलेक्ट किए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑडिटर को एग्जैक्टली 2 डेलिक्वेंट केसेस ही मिले? क्या प्रोबेबिलिटी है इस चीज की? तो हमें ये पता है कि टोटल अकाउंट हमारे कितने हैं? 20। डेलिक्वेंट कितने हैं? 6। नॉन डेलिक्वेंट कितने हैं? 14। ऑडिटर सेलेक्ट कर रहा है 5 विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें बताना है एग्जैक्टली 2 डेलिक्वेंट अकाउंट की वो प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या है? बाद में यस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कैसे? x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू, अच्छा पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्योंकि क्या क्या लेने वाली हूँ। सबसे पहले डी का मतलब नंबर ऑफ डेलिक्वेंट जो है 6। उसके बाद लेंगे n, नंबर ऑफ नॉन डेलिक्वेंट्स वो कितने हैं? 14। उसके बाद लेंगे t मतलब टोटल कितने हैं? 20। उसके बाद n, नंबर ऑफ सेलेक्टेड, सिलेक्शन हमें कितने का करना है? 5 का। k मतलब एग्जैक्टली 2 केसेस का, नंबर ऑफ डेलिक्वेंट अकाउंट्स जो हमें एग्जैक्टली 2 निकालने हैं उसको हम ले लेते के, वो क्या है हमारा 2। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, उस फॉर्मूला को पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ के हमें निकालना है डेलिक्वेंट केसेस की, तो वो कैसे निकालेंगे? डी डिवाइडेड बाय
के, मतलब जो हम करते हैं ना एन सी के, जैसे मान लो जैसे बताती हूँ, जैसे 14/12 फैक्टोरियल, तो मतलब 14 इंटू 13 इंटू 12 और नीचे 12, तो 12 से 12 कैंसिल, 14 और 13 का मल्टीपल। वो 12 फैक्टोरियल हम पूरा नहीं लिखते ना, जब बड़े केसेस होते हैं तो हम आधे ही लिखते हैं और फिर कट कर देते हैं उसे, इतना पता होगा। मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन एन माइनस के, मैं पूरा नहीं लिख रही, वो एन सी के ऐसे लिखते हैं ना, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अपॉन टोटल अपॉन एन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो हमें निकालने हैं एग्जैक्टली 2 डेलिक्वेंट केसेस, तो हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जो कि किसके बराबर हमें निकालनी है 2 के बराबर, 6 डेलिक्वेंट केसेस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, हाँ n नंबर ऑफ नॉन डेलिक्वेंट कितने हैं 14 डिवाइडेड बाय टोटल n, सॉरी स्मॉल n, टोटल 5 में से हमें कितने निकालने हैं 2 निकालने हैं, तो 5 में से 2 गए कितने बचे 3 फैक्टोरियल, तो 14 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, टोटल हमारी कितने हैं 20 फैक्टोरियल अपॉन कितने में से 5 फैक्टोरियल में से, ठीक है, सही है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया, तो 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 24 3 4, ये आप कैलकुलेट करना, ठीक है, और फिर बताना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। जैसे 14 का किया, 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक लेके गए, उसे कैलकुलेट करेंगे। फिर ऐसे ही 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 और नीचे पूरा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारे फैक्टोरियल लिखे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि इसके सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो कैलकुलेटर होगा आपके पास, कर लेना सॉल्व, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। फॉर्मूला ये लगेगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are not the symptoms of multicollinearity in a regression model? कौन से सिम्टम नहीं है मल्टीकोलिनियरिटी के, तो कौन कौन से सिम्टम होते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है मल्टीकोलिनियरिटी का, वो क्या है, हाई आर स्क्वायर विद फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियोज, ये पहला सिम्टम है, ठीक है। मतलब हाई ओवरऑल मॉडल होगा, ओवरऑल मॉडल फिट होगा आर स्क्वायर, बट इंडिविजुअल जो प्रेडिक्टर्स हैं वो सजेस्ट करेंगे कि उनका सिग्निफिकेंस क्या है, लो है, दैट इज मल्टीकोलिनियरिटी। सेकंड क्या सिम्टम है, हाई पेयर वाइज कोरिलेशन होंगे, हाई पेयर वाइज कोरिलेशन होंगे रिग्रेसर्स में, ठीक है, जो डायरेक्ट इंडिकेटर है किसका, मल्टीकोलिनियरिटी का। तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो इसका टॉलरेंस होगा ना, टॉलरेंस वो नियर टू जीरो होगा, मतलब हाई मल्टीकोलिनियरिटी, अगर नियर टू जीरो है तो हाई मल्टीकोलिनियरिटी है। तो फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियोज सही है, ये आपका सिम्टम है। हाई पेयर वाइज कोरिलेशन अमंग रिग्रेसर, ये भी सिम्टम है। क्लोजर ऑफ टॉलरेंस जीरो, ये भी सिम्टम है मल्टीकोलिनियरिटी का। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर इज वेरिएबल इज बिलो 10, नो 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 नो, जनरली हाँ हम इसे एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ये लो और नो मल्टीकोलिनियरिटी को बताता है, ठीक है, तो ये गलत है, ये सिम्टम नहीं है। क्लोजर ऑफ टॉलरेंस इज टू 1, नहीं, इट इज इंडिकेट वेरी लो मल्टीकोलिनियरिटी, अगर ये 1 के बराबर है, हमें किसके बराबर चाहिए, 0 के, तो ये भी नहीं है सिम्टम। ऑप्शन डी और ई आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी समझा है, आप इसका आंसर बताओगे, इसका आंसर भी आप बताओगे, और वो आंसर क्या होगा मैं रिवाइज करा देती हूँ। हमने इसको याद किया था किससे, स्माइल फेस और सैड फेस, ठीक है।
स्माइल फेस का मतलब है कि इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर लेते नहीं, यहाँ पे एफ दे रखा ना, एफ डैश स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्माइली फेस है ग्रेटर देन 0, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, ये हमें पता है। अब इसको हाफ डिवाइड करते हैं, और हाफ डिवाइड करके क्या बोला गया कि मान लो सिर्फ इतना है, तो इतना ही किसका पार्ट है, पूरा स्माइली फेस का, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें पता है इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो वो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये किसको जा रहा है, सेड फेस को जा रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0, और है ये किसका पार्ट, सेड का पार्ट है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसका, लेस देन 0। ठीक है, ये दोनों दो मैंने बता दिए, ये बचे हुए जो पार्ट है वो आप बताओगे और इसका पूरा आंसर बताओगे। इसका बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, ये, और इसका बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, ये आपको बताना है और इस आंसर को करना है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 115। अच्छा, फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ म्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आ गया ये गलती से माइक्रो का आ गया है, और माइक्रो में हम टू वेरिएबल मल्टी वेरिएबल निकालते हैं ना, वन कंस्ट्रेंट मोर देन वन कंस्ट्रेंट लेके, और लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर निकालते हैं हेजियन बोर्डर मैट्रिक्स से। तो अगर क्वेश्चन आपका यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का है तो उसमें हम लैग्रेंजियन मॉडल लगाते हैं, फिर एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और फिर मार्शियलियन डिमांड फंक्शन हमारा निकलता है। ठीक है, यस, रोइज आइडेंटिटी लगाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में ये आपकी ड्यूअल प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रीमल प्रॉब्लम है, बट ये क्वेश्चन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेंगे। हालांकि इसका आंसर शायद ऑप्शन डी है, याद हो गया, इतनी बार करवा दिया तो शायद इसका आंसर ऑप्शन डी है। करते कैसे हैं, एक रफ आइडिया दे देती हूँ मैं आपको, लेकिन ये इसका पार्ट है नहीं। सबसे पहले हम इसमें लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगाते हैं। देखो कैसे करेंगे इसे। यस, सबसे पहले हमें दे रखा है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ये तो मुझे नहीं पता, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज म्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हमें दे रखा है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, 1 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लैग्रेंजियन लगाएंगे, और लैग्रेंजियन कैसे लगाएंगे, z इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस करते हैं हम लैम्डा m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई। ये इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो ऐसे प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, कि ये बजट लाइन है, उसके हिसाब से हम इसको लगाते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब प्लस की जगह हम माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस लेके भी चल सकते हैं, माइनस लेके भी चल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आगे आपने कौन सा साइन लिया। जैसे मान लो अगर मैं अब माइनस का साइन ले लेती हूँ, तो लैम्डा बाहर रखा, अंदर आपका पूरे m क्या दे रखा है, x, ये पूरी वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड। ये +1 है, इसको मैं इधर ले आई, -1 बन गया, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको 0 के बराबर लिखेंगे। सबसे पहले हम डी लैम्डा डेरिवेटिव सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, इसके रिस्पेक्ट में, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, और फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर हम निकालेंगे कि x और y और z की वैल्यू, और फिर उसको सब्सटीट्यूट करेंगे कॉन्स्ट्रेंट के साथ, और फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, जब हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे उसमें लेंगे ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो गिवन बिलो आर द अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर एफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, वी आर इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स at 5% level of significance, और ये हमें वैल्यू दे रखी है, which of these is not appropriate। अच्छा, where RSS is a residual sum of square and ESS is explained sum of square। हमें रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर और एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर के बारे में बताया, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा
एप्रोप्रिएट नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला देखो कौन सा हमारा सही होगा। वैसे अगर हम RSS और ESS एक्सप्लेन्ड और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालें तो एक सिंपल फॉर्मूला अगर हम कहें तो सिंपल फॉर्मूला इसका क्या है, जो पेपर में जो आता है वो आता है R² इज इक्वल टू 1 माइनस RSS अपॉन TSS। ये इस पे क्वेश्चन आता है, और या फिर हम ले सकते हैं 1 इज इक्वल टू R² प्लस RSS अपॉन TSS, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा जो इज नॉट एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट तो आपका ये वाला है, नॉट एप्रोप्रिएट तो ये वाला है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन न्यू, ये कोई वो नहीं है फॉर्मूला। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। मैचअप, क्लेंजियन रूल ऑफ थंब, लंग्स बॉल थंब, जंग बॉक्स स्टेटिस्टिक्स, KPSS और बाइपेरन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लेंस रूल ऑफ थंब की, तो ये किसके लिए है, मल्टीकोलिनियरिटी के लिए। एक मैं आपको ना आज या तो खुद लिख के एक चार्ट दे दूंगी जिसमें हम देखेंगे मल्टीकोलिनियरिटी, ऑटोकोरिलेशन, हेटेरोजिगोसिटी, इनमें कौन कौन से टेस्ट हैं। ठीक है, सब में कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं, तो वो आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा काफी ज्यादा। क्यों, क्योंकि देखो हर बार ऑप्शन आपके बदल के आते हैं कि अब सारे के सारे टेस्ट तो याद नहीं होंगे, तो एक मैं आपको फुल कंप्लीट चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मेंशन होगा कि हम किस टाइम पे कौन सा जो है मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, लंग्जन बॉक्स स्टेटिस्टिक्स, इसके लिए आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन, KPSS के लिए आपका यूनिट रूट, KPSS टेस्ट, बाइपेरन टेस्ट के लिए स्ट्रक्चरल ब्रेक। ओके, ये आपका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन ए का क्या है 4, बी का क्या है 3, सी का क्या है 2 और डी का क्या है 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए आपका सही है। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। सफिशिएंट एस्टिमेटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है सफिशिएंस की, कोई भी स्टेटिस्टिक्स तब सफिशिएंट एस्टिमेटर कहा जाता है जब वो सारी इंफॉर्मेशन ले एक सैंपल में, उस पर्टिकुलर जो भी आप टेस्ट करने वाले हो इस सैंपल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन हो, वो आपका क्या है, एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है। उसे ही हम सफिशिएंट कहेंगे कि हमारा इंफॉर्मेशन हमारी पूरी है। नाउ अब इसका मतलब है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको जो भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी। अब ये बाइस्ड भी हो सकती है और ये अनबाइस्ड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बाइसनेस भी आ सकती है इसमें, अनबाइसनेस भी आ सकती है। ठीक है, इट मे नॉट बी बाइस्ड और इट मे बी बाइस्ड, मे बी अनबाइस्ड, कुछ भी हो सकता है, या तो वो अनबाइस्ड हो सकता है या वो अनबाइस्ड नहीं हो सकता, पार्शियलिटी हो या ना हो। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा रेगुलर कंडीशन में, सेम कंडीशन में अगर आप बार बार लोगे तो वो आपका कंसिस्टेंट आंसर ही देगा। अगर आपकी सारी कॉमन सेटिंग्स हैं, सेम चीजें हैं, तो कंसिस्टेंट फॉलो करता है, यही आपकी सफिशिएंसी की मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इट इज नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, नहीं कंसिस्टेंट नहीं होगा तो आप ऐसा सैंपल थोड़ा लोगे कि वो कंसिस्टेंट ही ना हो, तो बिल्कुल गलत है। इट मे नॉट बी अनबाइस्ड, इट मे बी अनबाइस्ड, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हमेशा होना चाहिए। मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स, ये सही है क्योंकि यहाँ पे एक सफिशिएंट और अनबाइस्ड एस्टिमेटर, इट मस्ट बी अ यूनिक मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर, सबसे कम वेरिएंस के चांसेस उसमें सबसे कम होने चाहिए, सबसे मिनिमम होने चाहिए, वही आपका प्रॉपर्टी है सफिशिएंट, वही आपका क्या है, वो ये एस्टिमेटर आपका सफिशिएंट है कि उसमें वेरिएंस के चांसेस कम हो। तो ऑप्शन ई भी आपका क्या होगा, सही होगा। नाउ देखते हैं ABCE, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द थ्योरी ऑफ सेट। अच्छा, जैसे मैंने A यूनियन B के लिए लेके अभी तक हम चले हैं ना, तो अब हमें ये मैंने आपको बताया A यूनियन B और B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, अभी बताया मैंने ये क्वेश्चन, पूरी सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, चाहे वापस जाके आप प्रॉपर्टी लिखो और इसको सॉल्व करो, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे ना, तो मैं यहाँ पे कितना भी करा लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको सारा करवाती जाऊँ, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद करो। और इसको अगर आप वैसे ही एग्जाम्पल लेके चलोगे ना, जैसे मैंने मान लो ए का माना था, बी का माना था, सी माना था, वही सेम एग्जाम्पल ले लो और फिर इसको सॉल्व करो, आंसर सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन इसका सी सही है। अब इसे कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, बी सी ई ये ऑप्शन आपको देखने हैं और इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ है, बताया था, याद भी दिला देती हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर था, ए यूनियन को बाहर रखा, अंदर बी यूनियन सी कर लिया। ठीक है, करना है ये सॉल्व और फिर आपको बताना है कि आंसर आपका सही आया कि नहीं आया, और नहीं आता तो बता दिया करो, मैं सॉल्व करवा दूंगी। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट, बिना ड्रिफ्ट के रैंडम वॉक होगी तो उसे क्या कहेंगे, द इफेक्ट ऑफ शॉक परसिस्ट थ्रू आउट द टाइम पीरियड, द इफेक्ट ऑफ शॉक इन द पास्ट डाइज आउट ओवर द टाइम, इफेक्ट ऑफ शॉक ड्राफ्ट अवे क्विकली, या देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पास्ट शॉक। तो अगर हम बात करें रैंडम वॉक की, तो रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट का क्या मतलब है, ये एक नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज के बारे में बता रहा है। नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज मॉडल है जहां पे करंट वैल्यू डिपेंड करती है आपके प्रीवियस वैल्यू पे प्लस एक रैंडम एरर टर्म पे। जैसे मान लो हमने लिया वाई टी, किस पर डिपेंड करेगी, वाई टी -1 प्लस आपकी होगी एक व्हाइट नॉइस एरर टर्म, एक एरर टर्म आपकी होगी। जैसे मान लो हमने लिया 2014, अभी क्या चल रहा है 2025 किस पे डिपेंड करेगा, आपके 2024 पे प्लस एक आपकी एरर टर्म पे कि उस टाइम पे क्या एरर हुई है। तो इस मॉडल में कोई भी जो आपका शॉक होता है वो एक सीरीज के साथ ऐड होता है जो हमने ली है, और वो रिमेन रहता है ओवर द टाइम। शॉक एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जैसे इस साल हमें क्या शॉक लगा, वॉर वाला, तो वो हमेशा रहेगी एक एरर टर्म। ठीक है, और शॉक्स का एक परमानेंट इफेक्ट होता है। अब ये जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी, जैसे भी थी, उसका एक इफेक्ट रहेगा इकोनॉमी पे। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ शॉक परसिस्ट थ्रू आउट द टाइम पीरियड, ये 2025 में इसका इफेक्ट रहेगा, एक पिछले साल का जो हुआ और प्लस जो हमारी एरर हुई। एग्जाम्पल लिया मैंने सिर्फ एक 2025 और 24, ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब कंप्लीट हो गए अप टू 2023, 3 पेपर रह गए हैं बस हमारे, वो 3 पेपर करेंगे, मैथमेटिकल यूनिट्स पूरी कंप्लीट। एंड अच्छे से रिवाइज करना, कोई भी डाउट हो बता देना। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड प्लीज शेयर विद दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर। ओके, एक वही मोटिवेशन है मेरे लिए भी कि मैं डेली वीडियोस बनाऊं, इतना अपना टाइम कंस्ट्रेंट होने के बाद भी। सो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करना।